हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी साहित्य की गद्य विधाओं के बारे में। तो ये जब भी आप हिंदी साहित्य पढ़ते हैं तो आपने इसमें अलग अलग चीज़ें पढ़ी हैं, जैसे कि उपन्यास, नाटक, कहानी, यात्रा, वृतांत आदि। अब ये चीज़ें होती क्या है, इनके बारे में एक सामान्य परिचय, इनके बारे में जानकारी जो है आप सभी को होना ज़रूरी है, क्योंकि ये एक बेसिक चीज़ें होती है और किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम हिंदी साहित्य की गद्य विधाओं के बारे में पढ़ेंगे कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी विधाएं आती है। तो सबसे पहले अगर बात करें कि कौन कौन सी विधाएं इसमें आती है, तो यहाँ आप देख सकते हैं। तो इसमें उपन्यास, कहानी, एकांकी, नाटक, कविता, लघु कथा, निबंध, आलोचना, रिपोर्टाज, डायरी लेखन, जीवनी, प्रहसन, आत्मकथा, संस्मरण, गद्य काव्य, व्यंग्य, रेखा चित्र, यात्रा वृत्तांत, पत्र साहित्य, साक्षात्कार और फीचर। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि विधाओं के अंतर्गत आती है, जो आप सभी पढ़ते हैं। लेकिन कई बारी इन सब में भी आप सभी गलती कर देते हैं, क्योंकि आपको एक बेसिक जानकारी नहीं होती कि वास्तविकता में ये है क्या। तो इन विधाओं के बारे में हम अलग अलग एक संक्षिप्त परिचय जो है आज पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले विधा होती क्या है। तो अब जब शुरू से हम बात कर रहे हैं हिंदी साहित्य की विधाएं विधाएं, तो ये विधाएं होती क्या है। तो विधा का जो वास्तविक अर्थ होता है वो होता है प्रकार, किस्म, वर्ग या श्रेणी। तो जब भी कोई चीज़ आप लेने जाते हैं, अगर एक सरल भाषा में शब्द का प्रयोग करें, तो जब भी आप कोई भी चीज़ मार्केट में लेने जाते हैं, सपोज़ एक कपड़ा भी लेने जाते हैं, तो वो भी अलग अलग वैरायटी की आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे आपको सूती कपड़े मिलेंगे, सिल्क के मिलेंगे या खादी के मिलेंगे। तो कोई अलग अलग वैरायटी आपको दिखाते हैं। तो यहाँ भी विधाओं से तात्पर्य उसी प्रकार से प्रकार, किस्म और अलग अलग श्रेणियों से है। तो हिंदी साहित्य में भी आप अलग अलग चीज़ें पढ़ते हैं। तो जैसे जीव विज्ञान में जीवों का वर्गीकरण किया जाता है, तो तो ठीक उसी प्रकार से साहित्य में विधा शब्द का प्रयोग एक वर्गाकारक के रूप में किया जाता है। तो यहाँ मैंने आपको कपड़े के उदाहरण दिया, तो यहाँ सेम यही चीज़ है कि जीव विज्ञान में भी आप अलग से अगर पढ़ते हैं या अलग चीज़ों की बात करें, तो आपने पढ़ा है कि पालतू जानवर क्या होते हैं, जंगली जानवर क्या होते हैं, या फिर पानी में रहने वाले कौन से हैं, रेंगने वाले कौन से हैं। तो हर एक की अपनी एक कैटेगरी होती है, एक अलग वर्ग होता है। तो हिंदी साहित्य में भी इसी प्रकार से अलग अलग विधाएं होती है। इनकी पहचान समय के साथ कुछ मान्यताओं के आधार पर निर्मित की जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि उपन्यास क्या है। तो इसमें जब विधाओं की बात आती है, सबसे पहले उपन्यास का नाम हमारे सामने आ जाता है। तो उपन्यास क्या है। तो उपन्यास गद्य साहित्य की विधा है जिसमें मानव जीवन का विस्तृत रूप कथा में रोचक प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है। तो इसमें कोई भी कहानी एक बहुत ही विशाल रूप में आपके सामने आ जाती है। साथ ही इसमें युगीन प्रवृत्तियां भी प्रस्तुत की जाती है, ताकि मनुष्य को कुछ दिशा निर्देश मिल सके। तो इसमें मानव जीवन से संबंधित आपको कुछ कहानियाँ, विस्तार पूर्वक कहानियाँ जो है आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा जो युग परिवेश होता है उससे संबंधित चीज़ें भी आपको इसमें देखने को मिलती है। अब बात करें उपन्यास के प्रमुख तत्वों की, तो देखिए ये महत्वपूर्ण है। कई बार इस पर आधारित प्रश्न आ जाते हैं कि उपन्यास के तत्व कौन कौन से होते हैं। तो उपन्यास के तत्वों में जो नाम आता है वो है कथानक, पात्र व चरित्र चित्रण, संवाद, देशकाल तथा वातावरण, भाषा शैली और उद्देश्य। तो इन सभी नामों को आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि प्रश्न जो है इसी पे आता है कि उपन्यास के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं।
तो आपको एक मिसिंग दे देंगे या फिर आपसे पूछेंगे कि कौन सा निम्न में से नहीं है। तो प्रश्न इस पे इसी प्रकार का आता है। अब उपन्यास भी आपको अलग अलग प्रकार से देखने को मिलते हैं, एक कोई भी साधारण नहीं होता, उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है आपको देखने को मिलती है। तो इसके प्रमुख भेद कौन से हैं? तो आपको सामाजिक उपन्यास देखने को मिलते हैं, ऐतिहासिक उपन्यास होते हैं, मनोवैज्ञानिक, राजनैतिक, पौराणिक कथाओं पर आधारित उपन्यास देखने को मिलते हैं, आंचलिक उपन्यास देखने को मिलते हैं, जासूसी और क्रांतिकारी उपन्यास भी देखने को मिलते हैं। तो ये उपन्यासों के विभिन्न भेद हैं, अलग अलग रूप है। अब बात करते हैं कहानी की। कहानी क्या है? तो कहानी गद्य साहित्य की सबसे लोकप्रिय मनोरंजक विधा है। तो कहीं भी जब आप बैठते हैं या बचपन में भी दादी नानी की कहानियों में जब आप सुनते होंगे तो कहानियाँ जो है आपको सुनने को मिलती है। तो ये जो है बहुत ही लोकप्रिय एक मनोरंजक जो है कथा विधा होती है। कहानी साहित्य की वह गद्य रचना है जिसमें जीवन के किसी एक पक्ष का कल्पना प्रधान, हृदय स्पर्शी एवं सुरुचिपूर्ण कथात्मक वर्णन होता है। कहानी एक कलात्मक गद्य विधा है। तो यहाँ पे आपको संक्षिप्त रूप में बहुत कुछ जानने को, कहानी के माध्यम से आपका मनोरंजन भी होता है, इसके साथ साथ जो है कुछ जानकारियाँ भी जो आपको बहुत सारी चीज़ें जो है इसमें देखने को मिलती है। कहते हैं छोटी छोटी छोटे में भी आपको बहुत कुछ सीखने को इसमें मिल जाता है। छोटी सी कहानी होती है लेकिन जीवन में बहुत कुछ सिखाती है। अब कहानी के 6 तत्व कौन से हैं? तो कहानी के 6 तत्व होते हैं। पहली चीज़ ये हो गई। अब वो तत्व कौन से होते हैं? तो इसमें कथानक होता है, पात्र व चरित्र चित्रण होता है, संवाद होते हैं, देश काल तथा वातावरण होता है, भाषा शैली होती है और कहानी का उद्देश्य होता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। अब बात करते हैं कि एकांकी क्या होती है। तो एक अंक वाले नाटक को एकांकी कहा जाता है। कई बार परिभाषा में जो है एकांकी का 1 मार्क का जो आपका प्रश्न होता है उसमें डायरेक्ट प्रश्न में पूछा जाता है कि एक अंक वाले नाटक को क्या कहते हैं। तो इस प्रकार का प्रश्न इस पर आधारित आता है। आकार में छोटा होने के कारण इसमें जीवन का खंड चित्र प्रस्तुत होता है। इसमें भी तत्व होते हैं। इसमें पात्रों की संख्या व घटनाएं कम होती है। क्योंकि ये एक ही अंक का होता है इसलिए इसमें बहुत ही संक्षिप्त ये जीवन के किसी एक हिस्से को प्रस्तुत किया जाता है और पात्रों की संख्या भी इसमें कम होती है। एकांकी जो है अनेक प्रकार के होते हैं। सामाजिक एकांकी, पौराणिक एकांकी, ऐतिहासिक एकांकी, राजनीतिक एकांकी, चरित्र प्रधान एकांकी या फिर तथ्यपूर्ण एकांकी। तो ये जीवन के किसी भी हिस्से पर आधारित हो सकती है। एकांकी के अब तत्व कौन कौन से होते हैं? तो इसमें सबसे पहले कथा वस्तु आता है, फिर पात्र व चरित्र चित्रण जो है पात्र आते हैं, फिर संवाद होता है, फिर भाषा शैली, फिर देश काल तथा वातावरण और फिर उद्देश्य होता है। तो ये सारे इसके प्रमुख तत्व हैं। अब अगला जो विधा है वो है नाटक। तो नाटक शब्द नट शब्द से निर्मित है जिसका आशय है सात्विक भावों का अभिनय। तो यहाँ पे नाटक शब्द किससे आया हुआ है? नट शब्द से। और उसका अर्थ क्या होता है नट शब्द का? सात्विक भावों का अभिनय। हिंदी में नाटक लिखने का प्रारंभ पद्य के द्वारा हुआ, लेकिन आज के नाटकों में गद्य की प्रमुखता है। तो शुरुआती दौर के जो नाटक थे वो पद्य रूप में हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर उदाहरण की बात करें तो अंधा युग जो है ये सारे क्या है गीति नाट्य है, पद्य रचना में इनका निर्माण हुआ है। लेकिन आगे जो है इसका रूप है वो परिवर्तित हो गया, गद्य नाटकों में ये परिवर्तित हो गया। नाटक गद्य का वह कथात्मक रूप है जिसे अभिनय, संगीत, नृत्य, संवाद आदि के माध्यम से रंगमंच पर अभिनय किया जाता है। अब इसमें जो प्रमुख तत्वों की बात करें तो इसमें 2 रूप हमें देखने को मिलते हैं। जो पाश्चात्य आचार्य हैं उनके अनुसार नाटक के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं?
तो उनके अनुसार कथा वस्तु होनी चाहिए, पात्र व चरित्र चित्रण, संवाद, भाषा शैली, देशकाल तथा वातावरण, उद्देश्य, संकलन त्रय और रंगमंचीयता। तो ये सारे पाश्चात्य आचार्यों के अनुसार होना चाहिए। अब बात करते हैं भारतीय विद्वानों के अनुसार कितने तत्व होने चाहिए। तो वो नाटक, सबसे पहले इसमें कथा वस्तु होनी चाहिए, फिर उस नाटक का कोई नायक होगा, फिर रस, फिर अभिनय और फिर वृत्ति। तो भारतीय विद्वानों ने इतने ही तत्व जो है नाटक के माने हैं। अगली जो विधा है वो है कविता। अब कविता क्या होती है? तो कविता साहित्य की वह विधा है जिसमें किसी कहानी या मनोभाव को कलात्मक रूप से किसी भाषा के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। तो कोई भी बात, कोई भी जो है कविता के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत की जाती है। तो कविता का अर्थ है काव्यात्मक रचना या कवि की कृति जो छंदों की श्रृंखलाओं में विधिवत बांधी जाती है। तो ये कविता की परिभाषा हो गई। विद्वानों का विचार है कि मानव हृदय अनंत रूपतात्मक जगत के नाना रूपों व्यापारों में भटकता रहता है, लेकिन जब मानव अहम की भावना का परित्याग करके विशुद्ध अनुभूति भाव मात्र रह जाता है, तब वह मुक्त हृदय हो जाता है। और मुक्त हृदय से जब कवि कोई रचना करता है तो वही भाव जो है उसकी कविता कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे ही कविता कहते हैं। अब कविता के कौन से भेद हैं, या काव्य के भेद जो है वो दो प्रकार के बताए गए हैं। पहला जो होता है वो होता है स्वरूप के अनुसार, और दूसरा जो होता है वो होता है शैली के अनुसार। तो काव्य के दो भेद हैं, स्वरूप के अनुसार और शैली के अनुसार। स्वरूप के, अब यहाँ पे स्वरूप के आधार को भी जो है दो भागों में बांटा गया है। तो जो उसका स्वरूप है वो दो प्रकार से हो सकता है, या तो श्रव्य काव्य होगा जिसको हम सुन सकते हैं, या फिर दृश्य काव्य जिसे हम देख सकते हैं। जिस काव्य का रसाध्वन दूसरे से सुनकर या स्वयं पढ़कर किया जाता है उसे श्रव्य काव्य कहते हैं। जैसे कि रामायण और महाभारत जो है उसे हम किसी से भी सुनते हैं तो उसका आनंद हमें मिलता है। तो ये हो गया आपका श्रव्य काव्य का उदाहरण। अब यहाँ पे श्रव्य काव्य भी जो है दो प्रकार के होते हैं, उसके भी दो भेद हैं। पहला है प्रबंध काव्य और दूसरा है मुक्तक काव्य। अब प्रबंध काव्य क्या होते हैं? इसमें कोई प्रमुख कथा काव्य के आदि से अंत तक क्रमबद्ध रूप में चलती है। कथा का क्रम बीच में कहीं टूटता नहीं और गौण कथाएं बीच बीच में सहायक बनकर आती है। तो प्रबंध काव्य का यहाँ उदाहरण आ जाता है रामचरितमानस। अब यहाँ पे प्रबंध काव्य भी आगे दो भागों में बटा हुआ है, तो वो है महाकाव्य और खंड काव्य। तो प्रबंध काव्य क्या हो गया? दो भागों में बटा हुआ है, महाकाव्य और खंड काव्य। अब महाकाव्य क्या होते हैं? जिस काव्य की आनंद अनुभूति, यहाँ पे बस यही आप याद रखिएगा। आपको यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है कि देखिए काव्य क्या होता है। काव्य के दो भेद होते हैं, स्वरूप के आधार पर और शैली के आधार पर। स्वरूप के आधार पर जो है इसको दो भागों में बांटा गया है, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। श्रव्य काव्य क्या होते हैं? जिसको हम सुनकर आनंद प्राप्त करते हैं, जैसे कि रामायण और महाभारत। अब श्रव्य काव्य भी दो प्रकार के होते हैं, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। तो प्रबंध काव्य क्या होते हैं? जो यहाँ पे कथा जो है आदि से लेके अंत तक, यानी शुरू से लेके अंत तक एक क्रम के अनुसार जो चलती रहती है उसको हम प्रबंध काव्य कहते हैं। और इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? रामचरितमानस। और प्रबंध काव्य भी दो भागों में बटे हुए हैं, महाकाव्य और खंड काव्य। यहाँ तक है। अब बात करते हैं दृश्य काव्य की कि दृश्य काव्य क्या होते हैं। तो जिस काव्य की आनंद अनुभूति अभिनय को देखकर, तो दृश्य में हम क्या करते हैं, उनको हम देख सकते हैं, अपनी आंखों से हम देख के जब उसको महसूस करते हैं तो उसको कहेंगे दृश्य काव्य। जैसे नाटक में या चलचित्र में, तो उनको हम जिनको हम देख सकते हैं वो आ गया दृश्य काव्य के अंतर्गत। तो ये हो गया।
अब ये सारे किसके अंतर्गत थे? स्वरूप के आधार पर। अब अगला जो है वो है शैली के अनुसार। तो शैली के अनुसार काव्य के भेद क्या है? पद्य काव्य पहला, इसमें किसी कथा का वर्णन काव्य में किया जाता है, जैसे गीतांजलि। तो पद्य काव्य क्या है? कोई भी कहानी हो गई, कथा हो गई, उसको काव्य के रूप में वर्णन किया गया शैली के अनुसार। दूसरा है गद्य काव्य, इसमें किसी कथा का वर्णन गद्य में किया जाता है। तो यहाँ पे इसका उदाहरण हो जाएगा कामायनी जयशंकर प्रसाद कृत। गद्य में काव्य रचना करने के लिए कवि को छंद शास्त्र के नियमों से स्वच्छंदता प्राप्त होती है। तीसरा जो चीज़ आ जाता है वो है चंपू काव्य। तो इसमें गद्य और पद्य दोनों का समावेश होता है और इसका उदाहरण है यशोधरा। यहाँ पे फिर आपने देख लिया कि देखिए स्वरूप के आधार पर, यहाँ मैं एक बार और बता दूँ, तो स्वरूप के आधार पर जो काव्य के भेद आ गए हैं वो आपने देख लिए, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। फिर श्रव्य काव्य जो है वो, उसका उदाहरण आपने देख लिया कि प्रबंध काव्य होता है, और प्रबंध काव्य आगे दो भाग, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य दो भागों में विभाजित होता है। फिर आगे प्रबंध काव्य भी महाकाव्य और खंड काव्य में विभाजित होता है। इसके बाद ये सारे स्वरूप के आधार पर थे, और उसके बाद शैली के आधार पर जो आते हैं वो होता है पद्य काव्य, गद्य काव्य और चंपू काव्य। अब बात करते हैं लघु कथा क्या होती है। तो लघु कथा शब्द का निर्माण और कथा, जिसका अर्थ है कि ऐसी विधा आकार में लघु और उसमें कथा विद्यमान हो, यानी कि कोई भी छोटी सी कथा जिसमें जो छोटी भी हो और उसमें कोई ना कोई कथा हो। लघु का मतलब होता है छोटी। यहाँ पर लघु कथा का मतलब छोटी कहानी से नहीं है। छोटी कहानी लघु कथा होती है जिसमें लघु और कथा के बीच में एक खाली स्थान होता है। लघु कथा भूमिका विहीन विधा है जिसमें एक विशिष्ट कालखंड में चिन्हित विसंगतिपूर्ण कथ्य का निर्वाह यथार्थ के धरातल पर किया जाता है। तो इसमें कोई भी एक छोटी सी आपके सामने कहानी हो सकती है, लेकिन इसमें कोई भी शुरू से लेके अंत तक यानी कोई भूमिका हो ये निर्धारित नहीं होती है। अब अगली जो विधा है वो है निबंध। तो निबंध क्या होता है? तो निबंध गद्य की उस रचना को कहते हैं जिसमें लेखक किसी विषय पर अपने विचारों को सीमित, सजीव, स्वच्छंद, सुव्यवस्थित रूप से अभिव्यक्त करता है। तो निबंध क्या है? जिसमें लेखक अपने विचार, जो भी उसके विचार हैं, वो उस पे व्यक्त करता है। निबंध कितने प्रकार के होते हैं? वर्णनात्मक, विचारात्मक। तो यहाँ पे निबंध भी विवरणात्मक, भावात्मक, विवेचनात्मक, आलोचनात्मक, व्यंग्यात्मक और अलंकारिक निबंध। तो ये सारे जो है निबंध के प्रकार हैं। अगला जो विधा है वो है आलोचना। तो आलोचना क्या है? तो आलोचना हिंदी साहित्य की प्रमुख गद्य विधा है। आलोचना का अर्थ क्या है कि अगर किसी ने कोई भी रचना की तो उसको जो है उचित प्रकार परख कर उसके गुण दोषों की जो समीक्षा की जाती है और उस पर अपनी जो विचार प्रस्तुत किए जाते हैं, तो वही आलोचना है। आलोचना के लिए समीक्षा एवं समालोचना शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। आलोचना रस अनुभूति का बुद्धि विषयक उल्लेख है। तो यहाँ अगर मैं जीवन से जोड़ के अपनी बताऊँ तो यहाँ देखिए कि सपोज़ मैं यहाँ पे आपको एक वीडियो बना के देती हूँ, तो यहाँ जो है कुछ कमेंट पॉजिटिव आते हैं, कुछ कमेंट जो है नेगेटिव आते हैं। कुछ कमेंट जो होंगे आपको क्या मिलेंगे? सकारात्मक में मिलेंगे, जो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन वहीं पे कुछ कमेंट जो होते हैं वो नकारात्मक भी होते हैं। तो ये क्या हुआ? ये चीज़ें किसके अंतर्गत आती है? तो ये आलोचना के अंतर्गत आ गई कि मैंने एक चीज़ आपके सामने प्रस्तुत की, मैंने किसी विषय पर वीडियो बनाया और वहाँ जो आपका जो तर्क वितर्क मेरी वीडियो से संबंध में आया, वही आलोचना हो गया। तो ये आलोचना का अच्छा उदाहरण था। कुछ समालोचक, अब यहाँ पे कुछ लेखकों के नाम जो आलोचक हैं उनके नाम आप देख सकते हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नागेंद्र, रामविलास शर्मा, बाबू गुलाब राय, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी।
अगली जो विधा है वो है रिपोर्टाज। तो रिपोर्टाज क्या है? रिपोर्टाज मूल रूप से फ्रांसीसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है सरस एवं भावात्मक अंकन। इसमें लेखक किसी भी आयोजन, घटना, संस्था आदि की कलात्मक ढंग से रिपोर्ट तैयार करके जो प्रस्तुत करता है उसे ही रिपोर्टाज कहते हैं। रिपोर्टाज यानी कि रिपोर्ट। तो जब भी आप कहे कि या कोई लेखक है वो कहीं किसी जगह पे देखने गया, कोई भी रिपोर्ट लिख के आए कि वहाँ पे क्या अच्छा था या क्या व्यवस्था थी या क्या चीज़ थी, तो वो सारी चीज़ें जो है रिपोर्टाज के अंतर्गत आती है। इसमें लेखक घटना का स्वाभाविक वर्णन करता है। यह गद्य साहित्य की आधुनिक विधा है। अब यहाँ पे कुछ गद्य लेखकों के नाम आप देख सकते हैं। विष्णु प्रभाकर माचवेश, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, श्याम परमार, अमृत राय, रांगे राघव और प्रकाश चंद्र गुप्त। चलिए, अगला जो विधा है वो है डायरी लेखन। अब डायरी लेखन क्या है? तो डायरी गद्य लेखन की महत्वपूर्ण विधा है। डायरी शब्द क्या है? अंग्रेजी का शब्द है। डायरी में क्या किया जाता है? तो प्रतिदिन की घटनाओं का वर्णन तिथिवार होता है। इसमें लेखक उन घटनाओं का वर्णन करता है जो उसके जीवन में घटित होती है। हिंदी में सर्वप्रथम डायरी लेखन का प्रयोग महात्मा गांधी ने किया था। आज के युग में डायरी लेखन का महत्व बहुत बढ़ गया है। अब कुछ डायरी लेखकों के नाम देख लेते हैं। तो वो है धीरेन्द्र वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, शमशेर बहादुर सिंह एवं मोहन राकेश। डायरी लेखन भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो ये दो प्रकार हैं इसके, ऐतिहासिक और साहित्यिक। ऐतिहासिक डायरी में घटनाओं की स्पष्टता साकार हो उठती है। जो भी पुरानी घटनाएं होती है वो क्या है? साकार होती है। साहित्यिक डायरी में लेखक का व्यक्तित्व जो है वो स्पष्ट दिखाई देता है। अगली जो विधा है वो है जीवनी। तो जीवनी क्या होती है? तो गद्य साहित्य की इस विधा में किसी महान पुरुष के जीवन को व्यवस्थित रूप से रोचक शैली में प्रस्तुत किया जाता है। तो इसमें किसी भी महान जो व्यक्ति हैं उनके जीवन को जो के संबंध में जो भी बातें लिखी जाती है उसको जीवनी कहा जाता है। जीवनी लेखक जीवन में जीवन के यथार्थ को उजागर करते हुए व्यक्ति के आंतरिक एवं बाहर जीवन से संबंधित विभिन्न पक्षों को पाठक के सम्मुख प्रस्तुत करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर उदाहरण की बात करें तो अलग अलग लेखकों ने समय समय पर अलग अलग जीवनियाँ लिखी है। जीवन में एक और तो इतिहास की प्रामाणिकता तथा तथ्य की पूर्णता होती है, वहीं दूसरी ओर साहित्यिकता के तत्वों से भी पूर्ण होती है। तो ये किसी भी व्यक्ति से संबंधित जीवन पर आधारित होती है। सरलता, सरसता, सत्यता एवं स्पष्टता इस शैली की विशेषता है। जीवनी लेखकों में प्रमुख हैं रामवृक्ष बेनीपुरी, राजेंद्र प्रसाद, जैनेन्द्र कुमार, रामविलास शर्मा, विष्णु प्रभाकर, राहुल सांकृत्यायन और अमृत राय। तो अमृत राय ने जो है प्रेमचंद के जीवनी लिखी है। प्रेमचंद के जीवन से संबंधित जो भी बातें हैं उन्होंने अपने लेख में बताया है। अगली जो विधा है वो है आत्मकथा। तो आत्मकथा क्या होती है? तो गद्य साहित्य की इस विधा के अंतर्गत अपने जीवन को व्यवस्थित रूप से रोचक ढंग से प्रस्तुत करते हैं। तो आत्मकथा यानी स्वयं के के बारे में, तो स्वयं के जीवन में जो भी घटना घटित होती है लेखक के द्वारा जब इसे व्यक्त किया जाता है तो इसको क्या कहते हैं? आत्मकथा कहते हैं। आत्मकथा में लेखक अपने जीवन से संबंधित प्रत्येक छोटी या बड़ी घटनाओं को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करता है। लेखक अपने जीवन पर पड़े अनेक प्रभावों का इसमें उल्लेख करता है। आत्मकथाएं पाठकों का सही मार्गदर्शन करती है और उनके लिए इनायत भी होती है। बात करें संस्मरण क्या है? तो संस्मरण जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, सम और स्मरण। अब इसका अर्थ क्या है? तो सम्यक स्मरण अर्थात किसी घटना, किसी व्यक्ति अथवा वस्तु का स्मृति के आधार पर कलात्मक वर्णन करना स्मरण कहलाता है। मान लीजिए लेखक कहीं घूमने गए, वहाँ उन कुछ ऐसे व्यक्ति से उनकी मुलाकात हुई, उनका जो प्रभाव है उनके जीवन पे बहुत कुछ पड़ा
और इस बारे में उन्होंने अपनी रचना में ज़िक्र किया। तो वो क्या हो गया, उनका संस्मरण हो गया, जो उनकी स्मृति में उनसे मिलने के बाद जो चरित्र उभरा या उनसे मिलने के बाद जो बातें उनको अ, उनके संबंध में जो उन्होंने बातें जानी, तो ये सारी जब वो लिखते हैं तो ये संस्मरण के अंतर्गत आती हैं। इसमें स्वयं की अपेक्षा उस वस्तु की घटना का वर्णन अधिक होता है जिसके विषय में लेखक संस्मरण लिख रहा होता है। संस्मरण की समस्त घटनाएं सत्यता पर आधारित होती है। इसमें लेखक कल्पना का वर्णन अधिक नहीं करता। तो यहाँ पे इसका उदाहरण आप देख सकते हैं, महादेवी वर्मा और बनारसी दास चतुर्वेदी जो है वो उल्लेखनीय है संस्मरण लिखने में। और महादेवी वर्मा की तो कितनी सारी आपने संस्मरण देखी है, जो भी उन्होंने उन व्यक्ति विशेष या स्थान पे जो भी समय व्यतीत किया है उनका वर्णन जो उन्होंने किया है वो सारे संस्मरण में आते हैं। अगली जो गद्य विधा है वो है गद्य काव्य। किसी सघन अनुभूति को कलात्मक लय से गद्य रूप में प्रस्तुत करना गद्य काव्य कहलाता है। यह गद्य की आधुनिक विधा है। इसमें एक ही केंद्रीय भाव की प्रधानता होती है। इसका आकार छोटा होता है। गद्य काव्य में रसमयता, कलात्मकता, भावात्मकता और चमत्कारिकता गद्य काव्य की विशेषताएं हैं। तो इसका उदाहरण आप ले सकते हैं गीतांजलि रविंद्रनाथ ठाकुर की गद्य रूप में लिखा गया जो काव्य होता है। और इसमें अन्य नाम जो लेखकों के ले सकते हैं जिन्होंने गद्य रचनाएं की है, गद्य काव्य रचनाएं, वो हैं वियोगी हरि, रामवृक्ष बेनीपुरी तथा राय कृष्ण दास। अगली जो गद्य विधा है वो है हास्य व्यंग विधा। इसमें क्या है, इस विधा का क्षेत्र बड़ा व्यापक और विस्तृत है। सामाजिक और राजनीतिक के प्रत्येक अंग की अपने व्यंग एवं हास्य का लक्ष्य बनाना लेखक का उद्देश्य होता है। तो यहाँ आप जो है देखते ही हैं कितनी सारी रचनाएं हैं जो हास्य व्यंग्य के अंतर्गत आती है। सामाजिक जीवन में व्याप्त भ्रष्टाचार, अवसरवादिता, अंधविश्वास आदि पर प्रहार करते हुए इन्हीं व्यंग्य के रूप में अभिव्यक्त करना होता है। इस प्रकार की रचनाओं में शब्दों का अभिधार्थ कुछ और होता है तथा व्यंग्य कुछ और होता है। यह व्यंग्य अर्थ की इसका वास्तविक अर्थ होता है। तो जैसे कि इसका उदाहरण आप ले सकते हैं इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर। तो वहाँ जो है इसमें हास्य व्यंग्य विधा का जो है समावेश है। इसी प्रकार से अंधेर नगरी भी हास्य व्यंग्य के अंतर्गत आता है। तो काफ़ी सारी रचनाएं जो है आप देख सकते हैं जो हास्य व्यंग्य के अंतर्गत आती है। इस अर्थ में एक विशेष पैनापन होता है जो पाठक के मन में कटुता से रहित संस्कार युक्त एवं मीठी गुदगुदी उत्पन्न करता है। मनोरंजन जो है इसकी क्या है, विशेषता है। भारतेंदु युग से हास्य व्यंग्य विधा का आरंभ हुआ है। आधुनिक हिंदी के सफल व्यंग्य लेखकों में हरिशंकर परसाई का स्थान जो है उल्लेखनीय है। तो हास्य व्यंग्य लेखक के रूप में हरिशंकर परसाई जाने जाते हैं। इनके कितने सारे जो है आप देख सकते हैं, इनकी जो रचनाएं हैं वो हास्य व्यंग्य के अंतर्गत आती हैं। अगली जो विधा है वो है रेखा चित्र। अब ये रेखा चित्र क्या है, तो जिस प्रकार कोई रेखा चित्र रेखाओं के द्वारा सजीव चित्र बना देता है, उसी प्रकार थोड़े से शब्दों में वस्तु अथवा घटना का चित्रण करना रेखा चित्र कहलाता है। तो आपने जैसे किसी व्यक्ति को देखा या लेखक के द्वारा किसी व्यक्ति को देखा गया। अब यहाँ पे महादेवी वर्मा का आप उदाहरण ले सकते हैं कि ठकुरी बाबा। तो उन्होंने ठकुरी बाबा का जो चरित्र चित्रण है, इसके अलावा जो उनका नैन नक्श है वो किस प्रकार से दिखते हैं, कितनी उनकी हाइट है, लंबाई है, जो इस प्रकार से जो उन्होंने वर्णन किया है, तो ये सारा क्या है, एक रेखा चित्र के अंतर्गत आता है। रेखा चित्रकार का मुख्य उद्देश्य अपनी शब्द रेखाओं के द्वारा मन में संवेदना जागृत करना होता है। इसमें जीवन का सत्य व्यक्त होता है। रेखा चित्र में एक ही वस्तु, घटना या चरित्र प्रधान होता है। रेखा चित्र वस्तुनिष्ठ होता है जबकि संस्मरण क्या है, व्यक्ति निष्ठ होता है। तो रेखा चित्र जरूरी नहीं कि आप किसी
व्यक्ति का ही दे, ये वस्तु का भी हो सकता है कि आप कहीं जाएँ, आपने देखा कि वहाँ का आम बहुत अच्छा है, तो आम किस तरह का था, आम का पेड़ किस तरीके का था, तो ये किसी वस्तु का भी विवरण हो सकता है। लेकिन जो संस्मरण होता है, वह व्यक्ति से ही संबंधित होता है। यथार्थ अनुभूति, संवेदनशील दृष्टि, निरीक्षण, रेखा चित्र के आवश्यक गुण हैं। हिंदी में 1929 में प्रकाशित पंडित पद्म सिंह शर्मा के पद्म पराग को इस कला का जनक कहा जाता है। तो रेखा चित्र के जनक के रूप में जाने जाते हैं पद्म सिंह शर्मा, और इनकी रचना है पद्म पराग। यह नवीन विधा आज बड़ी तीव्रता से विकसित और समृद्ध हो रही है। अगली जो विधा है वो है यात्रा वृत्तांत। तो ये क्या है, तो यात्रा वृत्तांत नाम से ज्ञात होता है कि इसमें किसी यात्रा का वर्णन होगा। इसमें लेखक किसी यात्रा अथवा किसी घटना का बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन करता है। जब कोई साहित्यिक मनोवृत्ति वाला व्यक्ति अपनी मुक्त अभिव्यक्ति को शब्दबद्ध करता है, यात्रा साहित्य अथवा उसको यात्रा वृत्तांत कहते हैं। तो जैसे कि इसका उदाहरण आप ले सकते हैं कि राहुल सांकृत्यायन जो है, उनको उनकी जितनी भी रचनाएं क्या है वो यात्रा वृत्तांत से संबंधित है। घुमक्कड़ शास्त्र हम इसका उदाहरण ले सकते हैं। इसके द्वारा लेखक की विशेषताओं का पता चलता है। अधिकतर यात्रा वृत्तांत संस्मरणात्मक साहित्य ही होता है। यह आधुनिक काल की विधा है। इस विधा में अनौपचारिक एवं आत्मव्यंजक वर्णन होता है। गद्य साहित्य की यह विधा मनोरंजक होती है। यह विधा भी पाश्चात्य संस्कृति का ही परिणाम है, और इसका प्रारंभ जो है कब से हुआ है, भारतेंदु युग से हुआ है। यात्रा का इसमें सरस और रोचक वर्णन सांस्कृतिक और भौगोलिक ऐतिहासिक धरातल पर होता है। इसमें जो है युग और भावबोध जो है परिवर्तन के साथ इसमें भी अंतर आया होता है। अब जो है यात्रा वृत्तांत के प्रमुख लेखकों में जिनका नाम आता है वो है राहुल सांकृत्यायन, मोहन राकेश, धर्मवीर भारती, विनय मोहन शर्मा। अगली जो विधा है वो है पत्र साहित्य। तो पत्र साहित्य क्या है, तो किसी भी साहित्यकार अथवा व्यक्ति के द्वारा लिखे गए पत्रों में उसकी सहजता एवं व्यक्ति का स्वाभाविक रूप जो है उभर कर सामने आता है। एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को लिखा गया पत्र होता है। तो पत्र साहित्य में क्या है, एक व्यक्ति ने अगर किसी व्यक्ति को पत्र लिखा है तो वो सारा क्या आएगा, पत्र साहित्य के अंतर्गत आता है। हिंदी पत्रिकाओं में प्रकाशित होने वाले जिस पत्र साहित्य को ख्याति मिली उसमें आप नाम देख सकते हैं कि बाल मुकुंद गुप्त के भारत मित्र में प्रकाशित शिव शंभू के चिट्ठे, ये जो है पत्र साहित्य का बहुत अच्छा उदाहरण है। इसके अलावा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने के पत्र पत्रावली नामक पुस्तक में संकलित है। निराला के पत्रों का संकलन जो है कहाँ मिलता है आपको, निराला की साहित्य साधना के तृतीय खंड में रामविलास शर्मा ने जो है इसको संपादित किया है। वहीं पे एक और चीज़ देख सकते हैं कि पांडे बेचन शर्मा उग्र का उपन्यास चंद हसीनों के खतूत पत्रात्मक शैली में लिखा गया है। तो ये सारे पत्र साहित्य के उदाहरण हैं। अगली जो विधा है वो है साक्षात्कार। तो साक्षात्कार क्या होता है, इसको क्या नाम कहते हैं, भेंट वार्ता भी कहते हैं, और इसको जो है इंग्लिश में इंटरव्यू के नाम से ये सर्व प्रसिद्ध है। इस विधा में किसी महान व्यक्ति के मन और जीवन में प्रश्नों के द्वारा झांक कर उसके आंतरिक दृष्टिकोण को पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। तो साक्षात्कार में एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति से जो है प्रश्न किया जाता है उसके जीवन से संबंधित, तो उस व्यक्ति के बारे में संपूर्ण जाना जा सकता है। साक्षात्कार किसकी देन है, पत्रकारिता की देन है। साक्षात्कार वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रकार की होती है। साक्षात्कार लेने वाला देने वाला व्यक्ति की परिस्थिति एवं व्यवहार के कुछ निष्कर्ष निकालता है। संवाद, बातचीत, भेंट वार्ता आदि साक्षात्कार के ही अन्य नाम हैं। साक्षात्कार का आरंभ जो है 1952 में पद्म सिंह शर्मा कमलेश के द्वारा हुआ। अगली जो विधा है वो है फीचर लेखन। अब ये फीचर लेखन क्या है,
पाश्चात्य प्रभाव से आई हुई यह एक नई साहित्य की विधा है। यथातथ्य सूचनाओं पर आधारित रचना को फीचर कहा जाता है। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? रूपक भी कहते हैं। रूपक की भांति इसमें दो कथाएं एक साथ चलती है। तो यहाँ पे जो भी सूचनाएं होती है उनको जो है यहाँ पे आप फीचर उदाहरण यहाँ पे भी देख सकते हैं कि फीचर लेखन क्या है। इसी प्रकार से आप फीचर लेखन की जो प्रकार है वो यहाँ पे आपको मैं दिखा दूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। ये तो इसमें फीचर में क्या क्या उदाहरण आते हैं, प्रकार कौन से हैं? समाचार फीचर, मानवीय रुचि पर परक फीचर, व्याख्यात्मक फीचर, ऐतिहासिक फीचर, विज्ञान फीचर, खेलकूद फीचर, पर्वोत्सवी फीचर, विशेष घटनाओं पर आधारित फीचर, व्यक्तिगत फीचर, खोज परक फीचर, सांस्कृतिक कार्यक्रमों से संबंधित फीचर, जन रुचि के विषयों पर आधारित फीचर, फोटो फीचर, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों पर आधारित फीचर और रेडियो फीचर। तो इसमें सूचनाओं को जो है पिक्चर के माध्यम से और खबरों के माध्यम से जो है प्रस्तुत किया जाता है। जिस प्रकार रूपक कथा में प्रस्तुत कथा के अतिरिक्त एक अन्य अप्रस्तुत कथा भी अंतर्निहित रहता है, ठीक उसी प्रकार से इसमें भी रहता है। उसी प्रकार फीचर में भी किसी स्थान वर्णन के साथ साथ एक अतिरिक्त कथा को भी प्रस्तुत किया जाता है। इसमें सब प्रकार की वास्तविकता का नाटकीय रूप किया जाता है। इस विधा का आरंभ क्या है? 2-3 दशक पहले ही इसका हुआ है। तो चलिए ये सारे उदाहरण थे। आपने आज समझ लिया होगा कि हिंदी साहित्य की गद्य विधाओं के अंतर्गत कौन कौन सी विधाएं होती है और इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कोई वीडियो से संबंधित जानकारी चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।